मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। मेरी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, स्थापना के उद्देश्य एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया। इसके साथ ही आज हम ये देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। हम एक ओवरव्यू के रूप में देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के अंतर्गत कौन कौन से अंग निर्धारित किए गए थे और उनके कार्य क्या निर्धारित किए गए थे। एक ओवरव्यू क्या है इसका आज हम देखते हैं। देखो साथियों, पहला संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वप्रमुख अंग है महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक तरह से हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ा निकाय है। महासभा के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। यूएनओ का सदस्य देश महासभा का सदस्य होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 193 सदस्य संख्या के हिसाब से प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अधिकतम 5 प्रतिनिधि अपने महासभा में भेज सकता है, लेकिन जब भी मताधिकार का इस्तेमाल होता है तो एक मत काउंट किया जाता है। जो अमेरिकन सीनेटर हैं वांडेरबर्ग, उन्होंने इसको लघु संसद कहा कि विश्व की लघु संसद है महासभा। महासभा का दूसरा महत्वपूर्ण हम देखें तो महासभा का जो सम्मेलन होता है वार्षिक होता है। प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का अधिवेशन होता है, जिस पर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है, जिसमें बजट पास होता है, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पेश की जाती हैं। महासभा का महत्वपूर्ण कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के बारे में निर्णय लेना है। महासभा की सदस्यता से सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के सदस्यों पर भी वोटिंग करना एवं सदस्यता से निलंबित करना, इन सब पर महासभा बड़े महत्वपूर्ण तरीके से निर्णय लेती है। दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद। देखो साथियों, सुरक्षा परिषद को डेविड कुशमैन ने दुनिया का पुलिसमैन कहा है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कार्यकारी भुजा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यकारी अंग है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के साथ 11 थी, जिसमें 5 स्थायी सदस्य थे वीटो पावर के साथ और 6 अस्थायी सदस्य थे। 1965 में अस्थायी सदस्यों को 6 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया, अतः इसकी कुल सदस्य संख्या 15 हो गई, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं। स्थायी सदस्य, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये हमेशा बने रहने वाले हैं। ब्रिटेन, चीन, रूस, अमेरिका और फ्रांस 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर है। 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ये 2 वर्ष बाद बदलते रहते हैं। इन अस्थायी सदस्यों का चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा किया जाता है। देखो साथियों, सुरक्षा परिषद का जो कार्य है वो एक तरह से तुरंत निर्णय लेने वाला कार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेती है, लेकिन हमने देखा कि कोरिया संकट के समय 1950 में दक्षिणी कोरिया उत्तरी कोरिया में संघर्ष की स्थिति थी। दक्षिणी कोरिया मित्र राष्ट्रों के पाले में था और उत्तरी कोरिया एक तरह से सोवियत संघ एवं शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी कब्जे में था। तब ये देखा गया कि इसके प्रस्ताव को लेकर सुरक्षा परिषद में जाता तो सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ उत्तरी कोरिया के पक्ष में वीटो करने की संभावना थी। तब एक शांति के लिए एक प्रस्ताव आया था 3 नवंबर 1950। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव के तहत ये तय किया गया कि अगर ऐसे विवाद की स्थिति है तो महासभा भी इस शांति स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और कोई भी निर्णय अपने बहुमत से 2/3 बहुमत से ले सकती है। देखो साथियों, अगला महत्वपूर्ण इसका अंग है सचिवालय। सचिवालय, जैसे हम देखते हैं किसी भी देश में सचिवालय होता है, राज्य में सचिवालय होता है, ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय है। सचिवालय वो अंग है जो सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं, इन 6 अंगों में एक तरह से तालमेल को बढ़ाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की ब्यूरोक्रेसी है। दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश हैं, उन सदस्य राष्ट्रों की ब्यूरोक्रेसी अथवा सिविल सेवा से सचिवालय में कर्मचारी शामिल होते हैं। देखो, सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पहला महासचिव इसके त्रिगवेली थे और इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं जो कि पुर्तगाल से हैं। देखो साथियों,
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में सचिवालय एवं महासचिव की भूमिका बढ़ गई है। एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी विरोध एवं अमेरिका के खिलाफ महासचिवों को कई बार बोलते हुए देखा है और महासचिवों ने अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वाह किया है। देखो साथियों, अगला अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यास परिषद। न्यास परिषद बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। न्यास परिषद जैसा कि इसके नाम से ध्वनित हो रहा है, न्यास एक तरह से ट्रस्टीशिप काउंसिल। कहने का आशय यह है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के साथ ही दुनिया में ऐसे तमाम देश थे जो उपनिवेशवाद के चंगुल से नहीं छूटे थे और उन देशों में ऐसे प्रशिक्षित नागरिक भी नहीं थे, उन देशों की जनता इतनी प्रशिक्षित नहीं थी कि लोकतंत्र को अच्छे से संभाल सके। तो एक तरह से उनका एक मॉनिटर नियुक्त किया गया, उन देशों की शासन व्यवस्था ठीक चली रहे, उन देशों में लोकतंत्र, मानवाधिकार, जन कल्याण के काम होते रहे। इस कार्य के लिए न्यास परिषद को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इसमें देखा गया कि न्यास परिषद आज कार्य नहीं कर रही है। 1994 में अंतिम उपनिवेश पलाऊ के आज़ाद होने के बाद न्यास परिषद का काम खत्म हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में न्यास परिषद का वही कार्य था जो राष्ट्र संघ में मैंडेट पद्धति थी जिसके अंतर्गत कार्य किया जाता था, वही यूएनओ के अंतर्गत न्यास परिषद में कार्य किया गया। अगला बिंदु है साथियों जो प्रमुख अंग है सामाजिक व आर्थिक परिषद, और ये पूरी दुनिया के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए कार्य करती है। इसमें 54 इसके सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, प्रति 3 वर्ष बाद इसके सदस्य बदलते रहते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है, इसकी तमाम समितियां एवं अभिकरण हैं जो अपने अपने स्तर से काम करते रहते हैं, जैसे ILO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है। ये सब पूरी दुनिया के गरीब राष्ट्रों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। अगला अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण अंग इसको हम कह सकते हैं, जो शांति स्थापना के लिए जो महत्वपूर्ण विधि विधान देखता है कि किस प्रकार पंच निर्णय के द्वारा शांति समझौता होगा या कार्रवाई की जानी है या कोई प्रतिबंध लगाया जाना है। उन सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार देशों के मध्य मुकदमे सुनता है। इसका जो मुख्यालय है वो हेग में है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। उनका 9 वर्ष कार्यकाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो एक तरह से क्षेत्राधिकार हैं वो 3 तरह के क्षेत्राधिकार हैं। पहला ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि कोई भी 2 राष्ट्र किसी झगड़े में पड़े हुए हैं तो उस झगड़े को दोनों राष्ट्र अपनी इच्छा से, अपनी सहमति से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत ले जा सकते हैं। दूसरा है अनिवार्य। अनिवार्य से आशय यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य राष्ट्र हैं चार्टर का पालन करते हैं। कहीं अगर वो चार्टर का उल्लंघन करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ बिना वाद को न्यायालय में ले जाए हुए भी उन राष्ट्रों पर कार्रवाई कर सकता है। तीसरा है परामर्शदात्री। इसका आशय यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विभिन्न अंग हैं उनमें समन्वय को लेके या किसी कार्य क्षेत्राधिकार को लेके विवाद की स्थिति पैदा होती है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उन अंगों को आपस में परामर्श दे सकता है। ऐसी एक स्थिति 3 नवंबर 1950 को जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव आया उसमें सुरक्षा परिषद एवं महासभा के कार्यों को लेकर पैदा हुआ था। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श हमें दिखाई देता है और परामर्श के बाद उस विवाद का निपटान किया गया। देखो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जैसा कि हमने पूर्व की वीडियो में भी देखा, और इसका जो कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। थैंक यू।